हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टाइम अपने ने पढ़ा था त्रुटियाँ, एरर। तो एरर के संबंधित ही अपने आज जो है वो सवाल को हल करेंगे। ठीक है, कोई भी एरर रिलेटेड सवाल आता है तो उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरर के बारे में समझे उससे पहले मैं कुछ उसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि किस तरीके से उसको रखते हैं। बराबर। तो जैसे मान लो कोई तुमको सूत्र ऐसा दिया हुआ और उसको एरर में बदलना हो। जैसे मान लो कि कोई भी मैं सूत्र बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि कोई सूत्र दिया हुआ है P बराबर A³ B²। अब इसको आपेक्षिक त्रुटि में बदलना है। तो आपेक्षिक त्रुटि में बदलने के लिए उसको किस तरीके से फॉर्मूले में बदलेंगे वो ध्यान से समझ लो। देखो, P है, कोई मान लो कोई मान होगा, A कोई मान होगा, B कोई मान होगा। तो P उसका वास्तविक मान है, तो इसी तरह डेल्टा P उसका क्या होगा, त्रुटि होगी। A उसका वास्तविक मान है, डेल्टा A क्या होगी, उसकी त्रुटि होगी। B उसका वास्तविक मान है, डेल्टा B उसकी त्रुटि होगी। तो अब मुझे आपेक्षिक त्रुटि में बदलना है जिसमें वास्तविक मान भी हो और त्रुटि वाला मान भी हो। तो अपने उसको किस तरीके से रखेंगे, तो सबसे पहले तुमको याद रखना है त्रुटि वाला मान ऊपर रखेंगे और वास्तविक मान तुमको नीचे रखना है। तो त्रुटि वाला मान तुम रखो ऊपर, तो डेल्टा P बटे में आ जाएगा P, फिर बराबर है तो बराबर का साइन। अब यहाँ पे भी क्या होगा, A है तो डेल्टा A ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, A। अब तुमको याद रखना है कि जो उसके ऊपर घात हो, अब जैसे मान लो इसकी घात 3 है तो 3 को आगे रख दो, मतलब घात को जो है, जो भी घात आती है उसको आगे रखो। फिर इसके बाद में बीच में देखो गुणा का निशान है, तो तुमको गुणा का निशान नहीं करना है, तुमको प्लस का निशान कर देना है। बराबर। फिर B, तो B का आ जाएगा डेल्टा B और नीचे आ जाएगा स्मॉल b, और उसकी घात कितनी है, 2, तो इसके आगे आ जाएगा 2। तो इस तरीके से अपने उसको आपेक्षिक त्रुटि में बदलेंगे। फिर तुमका वास्तविक मान जहाँ पे है वहाँ पे रख दो, त्रुटि का मान जहाँ पे है वहाँ पे रख दो, फिर उसको हल करो तो तुमको आंसर जो है वो मिल जाएगा। फिर उसको त्रुटि को तुमको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो गुणा से 100 से फिर गुणा कर देना, तो तुमको उसका प्रतिशत मान जो है वो तुमको मिल जाएगा। तो ये सवाल बहुत इजी होते हैं, खाली उसमें कुछ बातें जो है अपने को याद रखनी होती है। ठीक है, तो अभी जो है इसी सवाल को हल करते हैं कि यहाँ पे एक भौतिक राशि जो है वो P है और इसमें ABCD जो राशियाँ दी है इसका एक सूत्र ये बनाया हुआ है। अब इसमें ABCD की त्रुटियाँ, सबकी त्रुटियाँ दी हुई है। A की त्रुटियाँ 1%, B की त्रुटि 3%, C की त्रुटि 4% और D की त्रुटि 2%। अब बताना है कि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। बराबर, P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने मतलब 100 से अपने को गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया हुआ है कि P का परिकलित मान 3.763 आया है, तो आप परिणाम का किस मान के निकट करेंगे। मतलब यहाँ पे P का जो रियल मान है, वास्तविक मान P का तुमको दिया हुआ है। बराबर। अब देखो इसका सूत्र क्या है, ये P बराबर A की घात 3, B की घात 2, नीचे है अंडर रूट है C और D। तो देखो A की घात 3, B की घात 3, अब C D का अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अब यहाँ पे खाली C अंडर रूट में, D नहीं है, तो C अंडर रूट में, तो C की ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 और D तो जैसा है वैसा का वैसा। अब इसको आपेक्षिक त्रुटि में बदले तो तुमको मैंने बताया था कि ऊपर जो है वो त्रुटि का मान रखेंगे, नीचे वास्तविक मान। तो देखो P है तो इसका आ जाएगा डेल्टा P बटे में P। अब यहाँ पे देखो A की घात 3 है, A की घात 3 है तो डेल्टा A बटे में, और पावर 3 है तो 3 आगे आ गया। फिर बीच में प्लस, मैंने बोला था कि गुणा का निशान हो तो भी प्लस करना है, भाग का निशान हो तो भी प्लस करना है, इसमें प्लस ही करना है तुमको, दूसरा कुछ नहीं। अब इसी तरह B की घात 2, तो डेल्टा B बटे में B और आगे घात 2 है तो 2 आगे आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में C जो है वो नीचे, C नीचे है भाग में, तो भी तुमको प्लस लगाना, गुणा का हो या भाग हो तुमको प्लस ही लिखना है। अब देखो C जो है वो क्या है,
1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। सी है तो डेल्टा सी बटे में सी, और लास्ट में डी है तो डेल्टा डी बटे में डी, और इसके बीच में भी प्लस का साइन आ जाएगा, बराबर। अब इसको प्रतिशत त्रुटि में ज्ञात करना है तो सबको 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो डेल्टा पी बटे में पी गुणा 100, डेल्टा ए बटे में गुणा 100, डेल्टा बी बटे में बी 100, डेल्टा सी बटे में डी 100, डेल्टा डी बटे में डी 100। मतलब सब टर्म को 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि बीच में सब में प्लस है इसलिए सबको अलग अलग 100 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो ए का प्रतिशत मान दिया हुआ है, ए का प्रतिशत मान, ठीक है। तो ए का प्रतिशत मान मतलब ये प्रतिशत जो मान है वो त्रुटि प्रतिशत है। त्रुटि प्रतिशत मतलब यही डेल्टा ए बट्टे में ए इंटू 100, ये मान तुमको दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, त्रुटियाँ किसको बोलते हैं, त्रुटि का जो रेशियो निकाले तो जैसे डेल्टा ए बटे में ए, तो ये त्रुटि हुई। अब प्रतिशत त्रुटि मतलब 100, तो इसका मान डायरेक्टली तुमको दिया हुआ है 1%। तो यहाँ पे डेल्टा ए बटे में ए गुणा 100 की जगह पे रख दोगे तुम 1%, और आगे 3 है तो 3 से गुणा कर दोगे। इसी तरह डेल्टा बी बटे में बी गुणा 100, कितनी त्रुटि है 3, तो इसकी जगह पे 3 आएगा, और आगे कितनी है 2, तो 2 आ जाएगा। फिर 1/2 ऐसा का ऐसा, डेल्टा सी बटे में से कितनी त्रुटि है 4, तो 4 आ जाएगा, और डेल्टा डी गुणा 100 कितनी त्रुटि है 2, तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 कटा मतलब 2 से 4 कटा मतलब 2 आया। अब इसको जोड़ दो, 3, ये 3% हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा, ये 2% 2, तो टोटल कितना होगा 13%, बराबर। तो 13% जो मान है वो यहाँ पे त्रुटि आएगी, 13% त्रुटि आएगी, बराबर। और यहाँ पे जो P का मान है 3.763 है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो मान है अपने क्या लेंगे 3.8, इसका अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे, ठीक है। जैसे परसेंटेज आता है, परसेंटेज जैसे आता है 3.78% है, मान लो जैसे मान लो मैंने कम बोल दिया है, इतने तो आते भी नहीं है। जैसे मान लो कि किसी के परसेंटेज है 71.78, तो अपने उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलते हैं 72%, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा 3.763 है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 3.8 अपने बोलेंगे। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करते हैं। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, और एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल आते हैं। तो तुमको इस तरीके से ऐसे सवाल को हल करना है। फिर इसके बाद में दूसरा सवाल, ठीक है। तो दूसरा सवाल जो है वो किस तरीके से ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, 2 दृढ़ आधारों के बीच में 2 दृढ़ आधार मतलब मान लो 2 पिलर है, इनके बीच में L लंबाई की एक डोरी है, ये मान लो L लंबाई की डोरी है, ठीक है। L लंबाई वाली डोरी को कंपन कराने पर, अब इसको कंपन कराएंगे तो कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है, वाइब्रेशन होगा, तो उसके अंदर क्या आवृत्ति उत्पन्न होगी, फ्रीक्वेंसी f, जिसको अपने n भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे आवृत्ति उत्पन्न होगी। कंपन कराएंगे तो ऐसे कंपन होगा, तो उसके अंदर से आवाज़ें आएगी थोड़ी, वो आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, n बराबर 1/2L √mg बटे में m। अब यहाँ पे mg जो है डोरी का तनाव है, डोरी का तनाव मतलब इसके तनाव जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। तनाव का मतलब है F मतलब बल, तनाव का मतलब होता है बल, m मतलब है डोरी का द्रव्यमान, वो भी द्रव्यमान कैसा एकांक लंबाई पर लगने वाला, एकांक लंबाई मतलब छोटी सी लंबाई पर लगने वाला द्रव्यमान, बराबर। तो इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इसमें इस सूत्र को सिद्ध करना है कि ये सूत्र सही है या गलत है। तो सबसे पहले आवृत्ति को समझते हैं। आवृत्ति कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बोलेंगे बाह्य पक्ष। अब बाह्य पक्ष में आवृत्ति का मान क्या होता है, देखो आवृत्ति का सूत्र तुमको पता होगा, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, F बराबर होता था 1/t, 1/t, ठीक है। 1/में समय जो होता था आवृत्ति का सूत्र होता था। तो समय है t है, तो t को ऊपर लेंगे तो t-1 हो जाएगा, और यहाँ पे द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, तो इसका विमा जो है वो क्या हो जाएगा m0L0 t-1। तो ये बाह्य पक्ष अपना ये आया, लेफ्ट हैंड साइड।
अब राइट हैंड साइड भी इतनी ही विमा आनी चाहिए तो अपना ये सूत्र राइट है, और मान लो कि ये विमा नहीं आ रही है तो अपना सूत्र जो है वो गलत है, मान लेना। अब देखो यहाँ पे जो m है वो क्या था, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। एकांक लंबाई पर द्रव्यमान मतलब छोटी सी लंबाई पर लगने वाला द्रव्यमान। ये इस तरह से बहुत सारे मिल के ये द्रव्यमान बना है, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला द्रव्यमान, तो स्मॉल m इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल M बटे में L, बराबर। मतलब इसके अंदर क्या है, ये जो डोरी है वो पूरी डोरी का द्रव्यमान कैपिटल M है, पर छोटी सी लंबाई में लूँ उसका द्रव्यमान जो है वो m होगा, स्मॉल m। इसीलिए कैपिटल M बटे में स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल l है। तो यहाँ पे स्मॉल m की जगह पे कैपिटल M बटे में l है। अब कैपिटल M की विमा तो m1 होगी, लंबाई की विमा l1 होगी, तो m1 l-1 आ गया। ये मान जो है इसकी जगह पे यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर क्या है, mg मतलब होता है f बराबर तुमने पढ़ा होगा mg मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तुमने पढ़ा होगा 9वीं क्लास। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो mg, ठीक है ना। तो इसका मान जो है वो बल का जो विमा होगा उसके बराबर। तो बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2, बराबर। तो m1 l1 t-2, और नीचे तो अपने अभी ज्ञात किया m1 l-1, और बाहर क्या है 2l, तो 2 तो ऐसा का ऐसा नहीं लिखोगे, नहीं लिखना पड़ता उसको, लेकिन साथ में लिख रहे हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा l1, बराबर। अब इसमें ध्यान से देखो तो m1 कट जाएगा, बराबर। अब ये l1 जो है वो माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब l2 हो जाएगा l2, और t-2 ऐसा का ऐसा। अब देखो ये दोनों जो है वो पावर दोनों की घात 2 है। अब ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों की घात 2 और स्क्वायर रूट है, तो वो तो स्क्वायर रूट जो है वो घात 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 1/2, स्क्वायर रूट होता है 1/2, और 1/2 का फिर स्क्वायर करेंगे मतलब हट जाएगा, मतलब खाली यहाँ पे जो मान है वो l1 t-1 आएगा, और नीचे क्या 1/2l, तो नीचे वाला l ऊपर वाला l कट गया, मतलब क्या बचा 1/2 t-1, 1/2 तो कांस्टेंट होता हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला m0 l0 t-1। तो ये आ गया अपना राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा था m0 l0 t-1। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो सूत्र है वो सूत्र एकदम सही मान है, ठीक है, सही मान अपने ने यहाँ पे ज्ञात किया। फिर इसके बाद में इसी की तरह एक और सवाल है। अब ये सवाल किस तरह से होगा वो देखो, ठीक है। अब ये सवाल किस तरीके से हल होगा, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। तो इस सवाल के अंदर क्या है कि अपने को बोला है कि एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल, तो आवर्तकाल अपने को पता है कि t होता है, तो उसका आवर्तकाल उसके द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मतलब आवर्तकाल जो है निर्भर करता है, मतलब समानुपाती होगा, तो t समानुपाती होगा m, l और g। तो इस तरह का कोई सूत्र हो रहा हो तो उसको स्थापित करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सरल लोलक का आवर्तकाल जिसको t से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जो है उसके समानुपाती। अब इसके ऊपर घात कुछ भी आ सकती है, m² हो सकता है या l² g, अपने को नहीं पता, तो अपने क्या करते हैं कि घात नहीं पता इसलिए इसके ऊपर रख देते x, इसके ऊपर y और इसके ऊपर z रख देते, बराबर। अब अपने को पता है कि कभी भी समानुपाती हटता है तो समानुपाती नियतांक लगता है, तो कोई भी नियतांक लगा दो, जरूरी नहीं है, ये तो खाली सवाल का एक हिस्सा है। तो तुम वैसे भी k तो मान कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम लिखो या मत लिखो। तो k बराबर हो जाएगा mx ly और gz, ये तुमको एक सूत्र मिल गया, बराबर। तो यही सूत्र यहाँ पे अपने ने स्थापित किया है, ये वाला, ठीक है, ये सूत्र यहाँ पे स्थापित किया। अब यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड आवर्तकाल, आवर्तकाल का सूत्र तुमको पता है। आवर्तकाल मतलब समय है, आवर्तकाल मतलब क्या होता है समय, समय मतलब क्या होगा m0 l0 t1 हो जाएगा m का मान,
बराबर। फिर के तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई विमा होती ही नहीं, विमाहीन है। अब है एम, एम मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, तो इसका खाली क्या होगा m1 L0 T0, ठीक है। फिर इसके बाद में है लंबाई, लंबाई मतलब L ही होगा, तो m0 L1 T0, और g मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण, तो त्वरण का विमा क्या होती है m0 L1 T-2, बराबर। तो यहाँ पे जो विमा लेफ्ट साइड में आती है उसको लेफ्ट साइड में रखो, राइट साइड में आती है उसको राइट साइड में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला भाग क्या है, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र है m0 L0 T1। राइट साइड वाला भाग क्या है, सबसे पहले क्या है के तो कांस्टेंट है, इसका विमाहीन राशि है। m क्या है, m है m1 L0 T0, तो यहाँ पे आ गया m1 L0 T0। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में लंबाई है, तो m0 L1 T0। अब इसके ऊपर जो घात थी वो घात भी लगा देंगे, इसकी घात x थी, इसकी घात y थी। फिर आता है समय, जी गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का क्या था m0 L1 T-2, इसके ऊपर घात आ जाएगी z। अब घातों से गुणा करें तो देखो m1 x से गुणा करेगा तो mx हो जाएगा। अब L0 x से गुणा करेगा, L0 x से गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 किसी संख्या से गुणा करेगा तो 0 आएगा। अब 0 x से गुणा करेगा तो 0 आएगा, मतलब ये इसके अंदर से L0 और T0 का मान तो हट ही जाएगा, 0 है तो खाली क्या बचा यहाँ पे mx। इसी तरह यहाँ पे भी m0 और T0 घटेगा तो खाली L1 बाहर से y से गुणा करेगा तो Ly हो जाएगा, बराबर। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा L1 और T-2, तो L1 गुणा करेगा तो LZ हो जाएगा, और T गुणा करेगा तो T-2Z। अब देखो यहाँ पे भी L है और यहाँ पे भी, तो Ly और LZ दोनों L है, तो दोनों की घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा Ly + Z। मतलब यहाँ पे कैसा है कि ये यहाँ से मिला Ly, यहाँ से मिला LZ, तो क्या होता है कि नीचे वाला बेस समान है, नीचे वाला बेस समान होता है तो ऊपर की घात जो है वो जुड़ जाती है, तो यहाँ पे LYZ हो जाएगा, और T-2Z तो यहाँ पे हो गई, -2Z से मल्टीप्लाई करेगा तो T-2Z हो गया। तो इस तरह से ये अपने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाला और इसके सामने वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो। अब देखो m की पावर है x और यहाँ पे m की पावर है 0, तो घातों का कंपैरिजन करना है, घातों की तुलना करनी है। अब m की घात x है तो x की घात यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे x बराबर 0 हो गया, खाली घात को देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है l की घात है y + z, l की घात है y + z, और यहाँ पे l की घात क्या है 0, तो मतलब क्या हुआ y + z 0 के बराबर हो गया। फिर इसी तरह t, तो T-2Z किसके बराबर है 1 के, तो -2Z बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो अब तुलना की तो x बराबर 0 मिला, ओके, y + z 0 मिला, ओके, और ये मिला -2Z बराबर 1, तो यहाँ पे z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा -1/2। अब z बराबर -1/2 इस वाले समीकरण में रखो, तो देखो यहाँ पे क्या है y + z बराबर 0। अब y का मान नहीं पता लेकिन z का मान पता है -1/2, तो z की जगह रख दिया -1/2 = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1/2 राइट साइड जाएगा तो y बराबर 1/2, तो y का मान क्या आया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे सबके मान अपने को मिल गए, x बराबर 0 मिला, y बराबर 1/2, z बराबर -1/2। अब सबके मान जो है अपने रख देंगे, ठीक है, x, y और z इन तीनों के मान अपने सूत्र के अंदर रख देंगे। कौन सा सूत्र है कि ये वाला सूत्र, ठीक है, ये वाले सूत्र के अंदर अपने रखेंगे। अपने को x, y और z का मान मिल गया, x का मान है 0, y का मान है 1/2 और z का मान है -1/2, ठीक है। अब देखो सूत्र क्या था अपना, t बराबर k mx ly
जी जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड के मान रख दो। तो देखो टी की जगह पे टी आया, के तो कुछ नहीं है के। अब एम देखो, एम एक्स, एक्स का मान कितना 0, तो यहाँ पे रख दिया एम का घात 0। फिर एल वाई, अब वाई का मान क्या 1/2, तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर जी जेड, तो जेड का मान क्या है -1/2, तो जी और ऊपर आ गया -1/2, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो, देखो अब यहाँ पे कैसा है कि जी की घात है -1/2, -1/2 मतलब ये घात जो है वो नीचे हो कर दे तो प्लस हो जाएगी। तो के, अब m की घात 0, अब तुमको पता है कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो कि x है, x की घात 0 है मतलब इसका आंसर 1 है, ठीक है। जैसे मान लो 2 है, 2 की घात 0 मतलब इसका उत्तर 1 है। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि m की घात 0 है मतलब 1 हो गया, मतलब m की घात 0 मतलब 1, बल अब इसको लिखेंगे नहीं, k का k, l की घात 1/2 और g -1/2, तो नीचे आ जाएगा तो +1/2। अब देखो l भी 1/2, g भी 1/2, मतलब स्क्वायर रूट में लिख सकते, तो ये आ गया, तो t बराबर k √l/g। अब k का मान कितना होता है 2π, तो 2π रख दिया, मतलब ये अपना नया सूत्र मिला जो आवर्तकाल का सूत्र है, जो तुम आगे आने वाले लेक्चर में इस सूत्र को सिद्ध करोगे। तो t बराबर 2π √l/g। तो ये सवाल जो अपने ने किए आज, उस सवाल को तुमको नोटबुक में लिखना है और उसको समझना है कि किस तरह से किया है मैंने, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि स्टार्टिंग है तुम्हारा, ठीक है, और ये वाले जो सवाल है वो तुम्हारे लिए नए, तो तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुम एक बार वीडियो देखो या 2 बार वीडियो देखो तो तुमको समझ में आए, उसको एटलीस्ट 4 से 5 बार वीडियो देखो और सर ने किस तरह से उसको हल किया है उसको समझो और उसको बिना देखे करने की कोशिश करो। तुम खाली देखोगे हाँ हाँ समझ में आ गया और फिर उसके बाद में तुम ट्राई नहीं करोगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि तुम उसको भूलोगे, ठीक है। तो तुमको सवाल को समझना है, एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से वापस उसी वीडियो को देखो, ठीक है, फिर उसको नोटबुक में लिखो 1-2 बार। तो जितने ज़्यादा उस सवाल के पीछे भागोगे उसी से वो सवाल तुमको समझ में आएगा। फिर वो सवाल समझ में आया तो उसके रिलेटेड 2-3 सवाल और करो नोटबुक में अंदर, ठीक है, तो तुमको और मज़ा आएगा सवाल को, ठीक है। तो इस तरह से जो सवाल अपने ने किए आज उसको तुमको अच्छे से प्रिपेयर करना है।